नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी मिलाप। आइए सुनते हैं मिलाप की कहानी। लाला लालचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच रहे थे। उनके सुपुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, दादा यहाँ पड़े पड़े जीव तक गया है, आपकी आज्ञा हो तो सैर करने निकल जाऊं। 1-2 महीने में लौट कर आ जाऊंगा। नानक चंद बहुत सुशील और सुंदर नवयुवक था। रंग पीला, आंखों के गिर्द हल्के कंधे झुके हुए। ज्ञानचंद ने उनकी तरफ तिरछी निगाह से देखा और व्यंग स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियाँ हैं? ज्ञान ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर सफल न हुई। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बिल्कुल बेकार हुआ। उसकी अच्छी संगत न थी, पीने पिलाने और रंग रांग डूबा रहता था। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन नानकचंद उनके स्वभाव से परिचित था। वे धड़क बोला, यहाँ जी नहीं लगता? कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने का सोचता हूँ। ज्ञानचंद, बेहतर है तशरीफ ले जाइए। नानकचंद हंसकर बोले, रुपये तो दिलवाइए, इस वक्त 500 रुपये की सख्त ज़रूरत है। ज्ञानचंद, ऐसे फिजूल बातों से मुझसे जिक्र न किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ। नानकचंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे, यहाँ तक कि नानकचंद झुंझलाकर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूँ ही चला जाऊँगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम यही हिम्मत वाले हो, वहाँ भी तुम्हारे भाई बंधु बैठे हुए हैं। नानकचंद, मुझे किसी के परवाह नहीं है, आपका रुपया आपको मुबारक रहे। नानकचंद की यह चाल से कभी पटती नहीं थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए, रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन नानकचंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुआ। मगर नानकचंद यहाँ से अकेला न चला, उसकी प्रेम की घात आज सफल हो गई। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे, बेचारे सीधे साधे आदमी थे। सुबह को दफ्तर जाते और शाम को आते। इसी बीच नानकचंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेबा लड़की से मोहब्बत के इशारा किया करता, यहाँ तक कि अभागी ललिता के जाल में फंस गई। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतारकर उसने उसके दिल में इस वक्त इस तरह का ख्याल दौड़े दौड़े आ रहे थे। कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था, मगर चाहे और कुछ ना हो, नानकचंद की तरफ उसकी बेवफाई का जरा भी गुमान न था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है। नेमत को पाकर ललिता ने अपने को खुशनसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध हो रहे थे कि इतने में कुंडी खड़की। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों को संदूक को उठा लिया, एक बार इधर उधर हसरत से निगाह से देखा और दबे पांव और चौक चौक कर कदम उठाती दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। नानकचंद ने उसे गले से लगा लिया। बग्घी तैयार थी, दोनों उस पर जाके बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे, ललिता ना दिखाई दी। घबराए, सारा घर छान मारा, कुछ पता न चला। बाहर की कुंडी खुली देखी, बग्घी के निशान नजर आए। सर पीट कर बैठ गए, मगर अपने दिल का किससे कह दें। हंसी और बदनामी का डर जबान पर मोहर हो गया। कश्मीर की सैर के लिए कुछ महीने ही माने थे। धीरे धीरे यह बातें सारे मोहल्ले में फैल गई, यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियाँ नतीजे की तरफ बिल्कुल बेखबर होती थी। नानकचंद जिस बग्घी में ललिता के साथ बैठा, इसके सिवा कोई ख्याल न था कि एक युवती उसके बगल में बैठी है, जिसके दिल में मैं मालिक हूँ। उसी धुन में वह मस्त था। बदनामी का डर, कानून का झटका, जीविका के समान समस्याओं का विचार करने से उसे वक्त की फुर्सत न थी। कलकत्ता जा पहुंचा। किफायती से सबक न पढ़ा था। जो जमा थमा थी 2 महीने में खर्च हो गई। ललिता के गहनों की नौबत आई, लेकिन नानकचंद इतनी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके बाप को खत लिखा, मोहब्बत को गालियाँ दी और विश्वास दिलाया, आपके पैर को चूमने के लिए बेकरार हूँ, खर्च भेजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा, तस्कीन हो गए। चलो जिंदा तो है, खैरियत से है। धूमधाम से नारायण की कथा सुनी, रुपया रवाना कर दिया, लेकिन जवाब में लिखा, खैर है, जो तुम्हारी किस्मत में था वो हो गया।
अभी इधर आने का इरादा मत करो, बदनाम बहुत हो रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी का नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो। तुम्हें खर्च की तकलीफ ना होगी, मगर इस औरत का बाँह पकड़ी है तो उसे निभाना भी। उसको ब्याहता पत्नी समझो अपना। नानाचंद के दिल से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस का मोहरवार वजीफा मिलने लगा। इस ललिता की कोशिश ने उस दिल को खींचा जो गोसावर की लत में छूटी, और हफ्ते में 2-3 दिन थिएटर जाने तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम में चला गया। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इसी तरह एक प्यारी सी लड़की ने बाप का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम था कमला रखा। तीसरा साल गुजर ही रहा था। नानाचंद ने शांति में जीवन में हलचल पैदा की। लाला लालचंद की 5वां साल था। वह हिंदुस्तानी रईसों की प्रकृत आयु है। उनका स्वर्गवास हो गया। जो ही यह खबर नानाचंद को मिली, ललिता के पास जाकर चीख मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले उनके सामने आए। इस 3 साल के संभली हुई जिंदगी ने उसने सोहदेपन के नशेबाजी का ख्याल बहुत दूर कर दिया। उससे यह फिक्र सवार हुई कि चलकर बनारस की जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता का क्या करूं? अगर इसे वहां ले चलता हूँ तो 3 साल पुरानी घटनाएं ताज़ी हो जाएंगी और फिर हलचल पैदा होगी। मुझे हुकूमत है और हमजोलियों की जलील कर देगी। के अलावा अब कानूनी औलाद की ज़रूरत भी नज़र नहीं आने लगी। यह हो सकता था वह ललिता को अपनी व्यासा स्त्री महसूस कर देता, लेकिन आम ख्याल को दूर करना असंभव था। उसने उसे भगाया। ललिता ने नानकचंद को बहुत ही मोहब्बत ना थी, जिसमें दर्द होता और बेचैनी होती। अब एक साधारण पति जो गले में पड़े हुए ढोल को पीटना और अपना धर्म समझता है, जिसे बीबी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती है जब वह बीमार होती है। उसे अचरज की कोई बात नहीं। जिंदगी की नई नई उमंगों को उस्काना शुरू किया। वे मसूबे पैदा होने लगे जिनका दौलत बड़े लोगों के मेलजोल का संबंध था। मानव भावनाओं की यह साधारण दशा है। नानाचंद अब मजबूत इरादे के साथ सोचने लगा कि यहाँ क्यों भागूं? अगर इज्जत लेकर जाता हूँ तो आज तीसरे दिन का ललिता बनारस में मेरे साथ सर पर सवार होगी। कोई ऐसे तकरीब निकालूं कि यह संभावनाओं से मुक्ति मिले। सोचते सोचते उसे एक तदबीर सूझी। एक दिन शाम को वह दरिया के सैर करने बहाना चला। रात को वह घर पर न आया। दूसरे दिन वह सुबह एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसने थाने ले गया। ललिता हैरान थी। क्या माजरा है? दिल में तरह तरह की दुश्मनियाँ पैदा हो रही हैं। वहाँ जाकर कैफियत देखी। दुनिया की आंखों में अंधेरी सी छा गई। नानाचंद के कपड़े खून में लथपथ पड़े थे। उसकी सुनहरी घड़ी, वह खूबसूरती छतरी, वह रेशमी साफा और वह मौजूद था। जेब में उसके नाम पर छपे हुए कार्ड थे। संदेह न था कि नानाचंद ने किसी का कत्ल किया हो। 3 हफ्ते तक थाने में तहरीर होने लगी। आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस अफसरों को बड़े बड़े इनाम मिले। वह जासूसी को एक आश्चर्य समझा गया। लाला नानकचंद की शादी एक रईस घराने में हुई। तब और धीरे धीरे फिर वही पुराने उठने बैठने वाले आने शुरू हुए। कुछ दिन ऐसे बीतते गया। साल भर इसी बहार में गुजरा। नवेली बहू घर में कुड़कुड़ कर मर गई। तपेदिक ने उसका काम तमाम कर दिया। तब दूसरी शादी हुई, मगर स्त्री का नानकचंद की सौभाग्य आंखों के लिए कोई आकर्षण न था। इनका भी वही हाल था। कभी बिना रोए कौर मुंह में नहीं जाता था। 3 साल चल बसी। तब तीसरी शादी हुई और औरत बहुत सुंदर थी, अच्छे आभूषण से सुसज्जित थी। उसने नानकचंद के दिल में जगह कर ली। एक बच्चा भी पैदा हुआ और नानकचंद आनंदों से परिचित होने लगा। दुनिया के नाते रिश्तेदारों की तरफ खींचने लगा, मगर प्लेग के एक हमले ने सारे मंसूबों को धूल में मिला दिए। वह भी मर गई। सुबह का वक्त था। वह कलकत्ते पहुंचा और उसने अपने उसी पुराने घर में चला। सारा शहर कुछ से कुछ हो गया। बहुत तलाश के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। उसके दिल में जोर से धड़कन होने लगी और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? बूढ़ा बंगाली था। बोला, हम यह नहीं सब कह सकते कौन है कौन नहीं है। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसको जानता है।
हाँ, एक लड़की और एक बूढ़ा माँ और औरत रहते हैं। विधवा है, कपड़े सिलाई करता है। से वह आदमी मर गया, तब से वह वही काम करके अपना पेट पालता है। इतने में दरवाज़ा खुला और एक 13 साल की सुंदर लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। नानकचंद पहचान गया, या तो वही कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। व्यक्तिहार होकर जी चाहा कि लड़की को छाती से लगा लें। कुबेर की दौलत मिल गई। आवाज़ को संभाल कर बोला, बेटी जाकर अपनी अम्मा से कह दो बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई। थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर एक घूंघट था। गो सौंदर्य की ताजगी न थी, मगर आकर्षण भी था। नानकचंद ने उसे देखा और एक ठंडी सी सांस ली। प्रतिव्रता और धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर से लगाया, मगर जब्त ना हो सका। बराबर रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आड़ में उसे देखा और आश्चर्य से सागर में डूब गई। वह चित्र हृदय घाट पर अंकित था, और जो जीवन के अल्पकालिक आनंदों की याद दिलाता रहता, जो सपनों के सामने आकर कभी कभी खुशी का गीत सुनाता और कभी रंज की तीर चुभाता, इस वक्त सजीव आकर सामने खड़ा है। ललिता एक बेहोशी सी छा गई। कुछ वही हालत जो आदमी को सपने में होती थी। वह व्यग्र होकर नानकचंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया है? मैं यहाँ नहीं रह सकती। ललिता को इस बात की जरा सी भी चेतना न थी कि वह व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका था, वरना शायद वह चीख कर भागती। उस पर एक सपने की छाया थी, मगर वह नानकचंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता अब तुम अकेले न रहना पड़ेगा। तुम्हें इन आंखों की पुतली बनाकर रखूँगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अब तक नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग में सुख भोगूंगा। तो ललिता चौकी और छिटक कर अलग होती हुई बोली, आंखों को तो यकीन हो गया, मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे ये सपना ना हो। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।